हाय गाइस, आई एम मयंक पाठक और आज हम चौथा लेक्चर करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको आपने पिछले वाला वीडियो ढंग से करा होगा और समझ में भी आया होगा। नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं आया। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के बाद में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एक वो स्टैंडर्ड है जो हम एक बड़ी बड़ी कंपनीज पे बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलो करती है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को एक एमएनसी है। ठीक है, तो एमएनसी का क्या सीन होता है कि उनकी एक ही कंट्री में कंपनी नहीं होती, उनकी अलग अलग कंट्री में कंपनीज होती है। मान लीजिए कि 10 कंट्रीज में किसी एमएनसी की हो, जैसे आप रिलायंस ले लीजिए। रिलायंस सिर्फ इंडिया में नहीं है, थाईलैंड में भी है, मलेशिया में भी है और आपका अमेरिका में भी है, हर जगह है। ठीक है, तो वहाँ का उनको सारा कंपेयर करने के लिए वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको ये लोग फॉलो करते हैं। इससे पहले हम क्या फॉलो करते थे? हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते थे, जिसे जिसे बनाता है जिसे बनाया गया था। देखो, आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को बनाने वाला द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। ठीक है, बोर्ड है, यहाँ पे बोर्ड की स्पेलिंग सॉरी गलत हो गई है। इसने बनाया था। और जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसे हम पहले यूज करते थे, उसको पहले वाले हमारा जो बनाया था वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने बनाया था 1973। देखो, आपका IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड किसने बनाया? द इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड ने बनाया, स्टैंडर्ड बोर्ड ने। ठीक है, और जो हम पहले यूज करते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसे किसने बनाया था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग कमेटी। ठीक है, देखो IFRS के लिए आप सीधा यहाँ पे लिखा है 2001 वाले ने बनाया था, और जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसे हम पहले यूज करते थे उसको 1973 वाले ने बनाया था। ठीक, अब हमारी क्यों जरूरत है, मतलब ये IFRS की क्यों जरूरत है? जैसे अभी मैंने बताया कि जो एमएनसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उन्हें अपना हर कंपनी का मतलब हर कंट्री की कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो कंपेयर करना होता है कि हमारी कंपनी टोटल कितने मुनाफे और कितने घाटे में है। ठीक है, मतलब हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, कौन सी कंट्री में सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो सारा वो फॉलो करती है। ठीक है, इससे हमारी इससे हमारा फायदा है कि हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, सालाना की रिपोर्टिंग, साल की जो रिपोर्ट है कंपनी की, इंटरनेशनली, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छी होती है। ठीक, दूसरा, ये एक प्रिंसिपल बेसिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। देखिए, दो टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, दो चीजों पे बेस करते हैं। एक तो आपका होता है प्रिंसिपल और एक होता है रूल। ठीक है, प्रिंसिपल में अभी हम सिर्फ प्रिंसिपल स्टैंडर्ड की बात करेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। प्रिंसिपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि हम आपको एक फॉर्मेट दे देंगे। ठीक है, आपको हम एक तरीके से मतलब एक पहले से ही आपको बता देंगे कि आपको इस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। ये हो गया प्रिंसिपल बेस्ड। ठीक है, रूल बेस्ड क्या कहता है? रूल बेस्ड बहुत छोटी सी छोटी चीजों के बारे में बताता है। जैसे हमने अभी पिछले ही टर्म पे रियल, नॉमिनल, ये अकाउंट के बारे में डेबिट और क्रेडिट का पढ़ा था, वही सारी चीजें होती है। ठीक है, तो रूल वाले में बहुत छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं, रूल्स बताए जाते हैं। प्रिंसिपल में आपको एक तरीके से ढांचा दे दिया जाता है, उसमें आपको अपनी अकाउंटिंग बनानी होती है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम आइए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड इंडियन गैप और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, IFRS की आप फुल फॉर्म जानते हैं, अभी हमने बात करी थी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, पर ये इंडियन गैप आपका हमने बहुत स्टार्टिंग में मतलब पहले वीडियो लेक्चर में बात करी थी, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, क्या? इंडियन जर्नल अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और आप इसे ये भी कह सकते हो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ये दोनों चीज कह सकते हो इंडियन वाले को। और IFRS आपको भी बात करते हैं। देखो, IFRS में और इसमें अंतर क्या है, गैप और IFRS में? IFRS अभी जो हमने बात करी थी प्रिंसिपल बेस्ड है, पर जो हमारा गैप है वो रूल बेस्ड है। इंडियन वाला जो स्टैंडर्ड है, देखो, एक आप अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड समझ लो हिंदी में, और दूसरा भारतीय वाला समझ लो। भारतीय वाला रूल बेस्ड है और जो दूसरा वाला है अंतर्राष्ट्रीय वाला है वो आपका प्रिंसिपल बेस्ड सिस्टम है।
ठीक। जो अंतरराष्ट्रीय वाला है वो फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट वगैरह काम करता है। फेयर वैल्यू मतलब कि जो कॉस्ट है, मतलब जो हमारा एसेट है, जो हमारी संपत्ति है, उसकी कीमत आज कितनी है, ठीक है, वो उस पे काम करता है। पर जो गैप है, जो इंडियन स्टैंडर्ड है, वो किस पे काम करता है, वो आपका हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पे काम करता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि जो हमने जिस टाइम पे जो चीज खरीदी थी, जिस पैसे पे खरीदी थी, जितने पे खरीदी थी, हम उतने पे ही शो करते हैं, ठीक है। तो वो पुरानी चीज पे आपका कॉस्ट का लेके रखता है। जैसे आपने 2015 में 1 लाख का सामान खरीदा था, तो वो 1 लाख का ही दिखाएगा। पर अगर IFRS क्या करता है कि जो आपने 1 लाख का सामान लिया था, वो लिया था, ठीक है, पर जो आज की डेट में उसकी वैल्यू अगर 95,000 या 1,10,000 है, तो वो वही शो करेगा। वो आपका जितने का लिया था वो शो नहीं करेगा, और गैप आपका शो करेगा जो जितने में आपने लिया था, ठीक है। इसको बनाने वाला तो आपको अभी बात करी थी हमने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है, ठीक है। और जो गैप है उसे बनाने वाला है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, ये बनाता है, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो गैप है हमारा, ठीक है, वो आपका अंडर कंपनी एक्ट 2013 में 13 के हिसाब से काम करता है, ठीक है। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन सी लोग, मतलब ये स्टैंडर्ड कौन फॉलो कर सकता है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्हीं को फॉलो करनी है जिनकी कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में होता हो, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब आपने सोशल ट्रेड कह रहा हूँ, सॉरी, जो सोशल मार्केट आपने पढ़ी होगी या जानते होंगे कि स्टॉक होता है, स्टॉक के ऊपर नीचे निफ्टी वगैरह के बारे में जानते हो, तो वो स्टॉक्स हैं, ठीक है। शेयर मार्केट कह सकते हैं, जिसकी कंपनी शेयर मार्केट में होगी आप वो फॉलो करेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, जो बड़ी कंपनी है, ठीक है। दूसरा, जिनकी सालाना कमाई 250 करोड़ या 250 करोड़ से ज्यादा की, हैविंग नेट वर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर, ठीक है। और तीसरा, देयर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। देखो, होल्डिंग, जो पहले के 3 वर्ड लिखे हैं हमारे, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट का मतलब ये है कि जैसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे बढ़िया हम एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का, ठीक है। रिलायंस कंपनी आप सब जानते हो कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी वाली कंपनी है, ठीक है। पर रिलायंस के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे आपका पहला आप ले लो, रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। दूसरा रिलायंस पेट्रोलियम है, रिलायंस टेक्सटाइल है, रिलायंस जियो है, ठीक है। देखो, 4 कंपनीज हैं। तो एक कंपनी के अंदर काफी सारी कंपनीज आपकी होल्डिंग हो गई, सब्सिडरी हो गई और एसोसिएट भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों एक ही से कहते हैं। जो डायरेक्ट जुड़ी हो वो होल्डिंग हो गई, और सब्सिडरी भी वही होती है, ठीक है। एसोसिएट जो दूर से जुड़ी हो, ठीक, जिसकी वजह से कंपनी चल रही हो। तो इन कंपनीज को भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ठीक है। जॉइंट वेंचर कंपनीज, देखिए इसमें हमने तीसरा टर्म लिखा है, ये जॉइंट वेंचर कंपनीज, ठीक है। जॉइंट वेंचर कंपनीज वो कंपनीज होती हैं कि जैसे 2 बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे आपने ले लिया रिलायंस और टाटा कंपनी, ठीक है। इन दोनों ने मिल के कोई नई कंपनी खोली हो या नया कुछ बनाया हो, तो उसे जॉइंट वेंचर कंपनीज कहते हैं। ऐसी कंपनीज भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि जो हमारा जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। जो हम लोग अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें किस किस चीज़ का ध्यान रखें। देखो, सबसे पहले बैलेंस शीट आपका हमेशा साल के आखिरी में बनता है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। तो हम लोगों को बैलेंस शीट दिखानी होती है जो साल के आखिरी वाली होती। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट टाइम पे, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस आपका क्या कहते हैं ऑनर्स इक्विटी, ठीक है, या कंपनी इक्विटी। तो ये क्या है एसेट्स वाला, कि आपको बैलेंस शीट में शो करना होता है कि कितना एसेट है, कितना एसेट नहीं है, ये सब आपको उसमें शो करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपका है, सॉरी, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दिखाना है, ठीक है। आपको आपकी कंपनी में
कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, इक्विटी चेंज में कितना, इक्विटी चेंज आपका कितना हुआ है, मतलब आपने जो स्टॉक मार्केट में आपकी कंपनी का शेयर है वो आज, जैसे आपने डाला था स्टार्टिंग में कि 10 रुपए का आपने स्टॉक मार्केट में अपना शेयर डाला था, मतलब आपने कंपनी का प्रोडक्ट शेयर मार्केट में 10 रुपए का डाला था, तो आज उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत क्या होगी वो भी आपको दिखानी पड़ेगी, चाहे वो 9 रुपए हो, 2 रुपए हो, या फिर वो 10 रुपए से 15 रुपए या 20 रुपए हो। ठीक है, वो आपको दिखानी पड़ेगी, कितना चेंज हुआ है, कितना है, आपको सब दिखाना पड़ेगा। देखो, आपका फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है कि कितना कैश आपके पास आया है, कितना कैश चला गया आपके पास और कितना कैश बचा है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। आपको सिंपल सिंपल भाषा में यहाँ पे आपको कैश दिखाना पड़ेगा, नगद नगद पैसा दिखाना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में से जो नगद है कितना गया, कितना आया नकदी और कितनी बची हुई है। ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है कौन सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, मतलब जो अभी हम देख रहे थे IFRS, मतलब गैप और इंटरनेशनल वाला, आपको बताना पड़ेगा हम कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। ठीक, वो दिखाना पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद आता है आते हैं इस साल के डाटा पे, डाटा के साथ पिछले साल का डाटा दिखाना पड़ेगा। इस पॉइंट का मतलब ये है, जैसे आपकी कंपनी में कोई आया और किसी ने बोल दिया कि मुझे 2018 का अकाउंट देखना है। ठीक है, तो जब आप 2018 का अकाउंट दिखाओगे तो आपको साथ ही साथ 2017 का भी दिखाना पड़ेगा कि वो पिछले साल को देख के कंपेयर कर सके, जान सके कि कितना क्या चल रहा है कंपनी का सर और क्या नहीं चल रहा है, तो आपको पिछले साल का भी दिखाना पड़ेगा। फिर फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स जो होंगी आपकी, जो मतलब जितने शेयर हैं, जितने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, जितने डिबेंचर हैं आपके, जितने भी शेयर हैं, उसकी आपको जो आज का रेट है वही दिखाना पड़ेगा। आज उसकी जितनी कीमत है, जितना उसका मूल्य है, वो आपको फाइनेंशियल एसेट में दिखानी पड़ेगी। जैसे आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, तो शेयर मार्केट में जो पैसा लगा नहीं रखा, शेयर मार्केट में आपने प्रोडक्ट जो लगा रखा है, आपने जैसे कोई कंपनी का प्रोडक्ट लगा रखा है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो आपको दिखानी पड़ेगी कि भाई आज उसकी कॉस्ट इतनी ही है। और जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आपने जैसे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैंने 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मुझे उस इन्वेस्टमेंट में जो आज आपने 10 साल पहले करी थी, तो आज उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी हो गई कि वो आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमारा प्रिंसिपल बेस्ड होता है, ये आपको मैं पहले बता दूं। ठीक है, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, गैप नहीं, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, जो इंटरनेशनल वाले से हमने मिलकर बनाया है, वो एक प्रिंसिपल बेस्ड है। क्योंकि हमने इंटरनेशनल का भी बात करी थी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमने इंटरनेशनल वाले से लिया था। ठीक, तो उससे बनाया था, तो ये एक प्रिंसिपल बेस्ड है। ठीक, आपसे क्वेश्चन है कि IFRS, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड किस पे बेस्ड है। जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका प्रिंसिपल बेस्ड है, तो ऐसे ही IFRS किस पे बेस्ड है और गैप किस पे बेस्ड है, इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक, चलिए मैं ही बता देता हूँ, या चलिए मैं इसका एंड में बताऊंगा। ठीक, पर आप इसे बताइएगा किस पे बेस्ड है। जैसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला है वो प्रिंसिपल बेस्ड है, तो ऐसे ही आपको बताना है IFRS और गैप किस पे बेस्ड है, रूल बेस्ड है या फिर प्रिंसिपल बेस्ड है। तो हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ये एक आता है जर्नल। ठीक है, जर्नल एक टाइप का मतलब अकाउंटिंग का है कि आपने अकाउंट कैसे बनाया है। ठीक है, देखिए इसमें, अरे सॉरी, हाँ देखिए जर्नल, ये एक जर्नल है, आपको एक मैंने एग्जांपल दिया जर्नल का कि ऐसा दिखता है जर्नल। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको पहले बताता हूँ, जो DR लिखा है बैंक से आगे 1 अप्रैल के नीचे जो लिखा है DR का मतलब है यहाँ पे डेबिट। ठीक है, और जो CR लिखा है उसका मतलब है क्रेडिट। ये आप नोट डाउन कर लो। डेबिट का मतलब आपको पता ही है क्या आया है, क्रेडिट का मतलब क्या गया है। ठीक है, तो नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, मिस्टर सौरभ ने जमा किए 20,000 रुपए बैंक अकाउंट में। ठीक है, ये लाइन आपने यहाँ पढ़ी, 20,000 रुपए जमा किए हैं अकाउंट, बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो DR का मतलब क्या हो गया आपका, डेबिट। डेबिट मतलब क्या होता है, क्या आया है। तो बैंक में 20,000 रुपए आए हैं तो हमने डेबिट किया।
क्योंकि यहाँ पे आया, डेबिट का मतलब होता है आना, तो हमने 20,000 रुपये, और हमारी जो कैपिटल थी, जो मिस्टर सौरभ के पास पैसा था, वो तो 20,000 रुपये घट गया ना, क्योंकि उसने तो आपको बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो क्रेडिट का मतलब होता है व्हाट गोज आउट, मतलब क्या चला गया, तो 20,000 रुपये हम चले गए, तो हमने CR कैपिटल 20,000 रुपये चले गए। ठीक है, ऐसे ही एक और हमने एग्जाम्पल दिया है, लोन अमाउंट है आपका 5,000 का किसी बैंक से। ठीक है, तो जिस बैंक ने आपको लोन दिया, ठीक है, जिस बैंक ने लोन दिया उसने आपको पैसा दे दिया, तो पैसा कहाँ दिया, आपके अकाउंट में दे दिया, बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में 5,000 क्या हो गया, डेबिट हो गया, मतलब पैसा आ गया। पर लोन वाला जो है पैसा गया ना, उसने आपको दे दिया, तो उस पर पैसा खत्म हो गया ना, उसने भेज दिया, मतलब उसके पास से चला गया, तो उसने क्रेडिट में 5,000 कर दिया। ठीक, ये होता है जर्नल। ठीक है, अब जर्नल क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री को बोलते हैं जर्नल। ठीक है, जिसे बोलते हैं जर्नल को हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ पे सारी ओरिजिनल एंट्री होती है कि कितना पैसा आया, कितना गया, कहाँ प्रॉफिट, मतलब कितना पैसा आ रहा है, कितना गया है, वो सब आपका यहीं पे शो करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग डेबिट और क्रेडिट रूल अप्लाई करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था नॉमिनल रियल अकाउंट में। वो क्रेडिट और डेबिट वाला रूल पढ़ा था, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, एक्सपेंसेस वगैरह, वो सारा रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, अब जर्नल से हम एक लेजर बनाते हैं, लेजर में ट्रांसफर करते हैं अपनी एंट्री को। ठीक है, और जब हम उसे ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये पोस्टिंग वर्ड आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, बैलेंस शीट से जर्नल में ट्रांसफर करना, या जर्नल से आपको लेजर में ट्रांसफर करना, या लेजर से जर्नल में ट्रांसफर करना, और चौथा ऑप्शन होगा कुछ भी होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा, जर्नल से लेजर में जब आप ट्रांसफर करते हो तो उसे बोलते हैं हम लोग पोस्टिंग, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक हमने लेजर का दे रखा है, ये देखिए लेजर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैश इन, मैंने आया लिखा है यहाँ पे कि कैश आ गया आपके पास। ठीक है, और जो कैश आउट होता है वहां पे मैंने कैश गया लिखा है कि कैश चला गया, कैश आउट, कैश इन। ठीक, तो जो कैश आया है, जो हमारा कैश आया वाला पोर्शन है, उसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे कि ऑनर्स इक्विटी कितनी है, जो हमारी शेयर मार्केट में अपनी इक्विटी है। देखो जितना हमारा शेयर मार्केट में स्टॉक होता है उसको हम इक्विटी बोलते हैं, ये तो आप कहीं लिख लो कि जो इक्विटी होता है वो शेयर मार्केट में अपने स्टॉक होता है, कंपनी का स्टॉक होता है शेयर मार्केट में। ठीक, उसे इक्विटी बोलते हैं। और तो जो कैश आया, कैश कहाँ से आता है आपका, आपका एक ऑनर्स इक्विटी, जो शेयर मार्केट में आपने अपना स्टॉक डाल रखा है, वो लोग खरीदते हैं तो आपका पास कैश आता है, और जो आपका प्रोडक्ट सेल हुआ तो कैश आता है। तो जहाँ से कैश आएगा, जिस भी रीजन से कैश आएगा, तो आपको इस साइड कैश आए वाले में वो शो करनी है। ठीक है, और जहाँ कैश जाएगा तो उसे कैश गए वाले में शो करनी है कि कहाँ से कैश पैसा गया। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी है तो कैश आपका गया है, तो आपको इसमें शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक लाइन मैंने लिखी है, लेजर में बैलेंस पता चल जाता है। मतलब लेजर में बैलेंस पता चल जाता है का मतलब ये है कि जो हमारा कितना पैसा बच गया है, आया गया, या फिर कितना देना है, तो वो हम लोग इससे निकाल लेते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जो ये लेजर है, तो हमने लेजर में करा, अब लेजर के बाद हम लोग इसे ट्रायल बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या करते हैं हम उसके बाद, ट्रायल बैलेंस शीट बनाते हैं। ये बिल्कुल आखिरी दिन बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, बिल्कुल आखिरी दिन। ट्रायल बैलेंस शीट कब बनाया जाता है, आपका सबसे आखिरी में बनाया जाता है, जैसे 31 दिसंबर को बनाया जाएगा। ठीक, या फिर 31वां, जो साल का अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो अंत होता है, साल का अंत होता है 12 महीने का, वो कुछ भी हो सकता है, आप कभी से भी कभी ले सकते हो, मतलब 1 अगस्त से अगले साल का 31 जुलाई तक का ले सकते हो, तो वो उस हिसाब से आपका लास्ट डे बनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो एसेट्स और एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो एसेट और एक्सपेंसेस, एसेट मतलब आपकी संपत्ति, और जो खर्चा, उसे आप डेबिट बैलेंस में लिखेंगे। ठीक है, कि कितना डेबिट हुआ है, मतलब क्या आया है। जो आई वाली चीज है, जो आया वाला है, डेबिट वाले पोर्शन में आप लिखोगे एसेट और एक्सपेंसेस। ठीक है, और इनकम और लायबिलिटी, इनकम मतलब कितनी कमाई हुई है और आपको कितनी देनदारी देनी है, वो आप लिखोगे क्रेडिट बैलेंस में। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट बैलेंस और दूसरा होता है क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में आप कौन सा लिखोगे, जैसे पिछले वाले में कैश आया और कैश गया वाला था, कैश इन और कैश आउट।
ऐसे इसमें डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस में आप लिखोगे एसेट और एक्सपेंसेस, और क्रेडिट बैलेंस में लिखोगे इनकम और लायबिलिटी। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। सॉरी। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने बात करी थी क्रेडिट और डेबिट बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस शीट जब बनती है उसमें होता है। ठीक है, इसमें हम मैच करना होता है। देखो इसमें मैच क्या करना होता है कि कितना आपका डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, दोनों साइड में आपको मतलब मैच करना होता है, बताना होता है कि कितना पैसा आया और गया है, और ये दोनों इक्वल ही आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों इक्वल आते हैं मैच करने के बाद। जैसे आपका पूरा साल का कितना डेबिट हुआ, वो अगर 40,000 है तो क्रेडिट भी 40,000 होगा। याद रखिए ट्रायल बैलेंस में आपका जो लेफ्ट साइड में जितना डेबिट वाला है और जितना क्रेडिट वाला है, उसका दोनों का जो टोटल अमाउंट है हमेशा बराबर होगा। अगर डेबिट 40 है तो क्रेडिट भी 40 होगा। ठीक, तो एक और बात, जैसे आपका मान लीजिए कि इसमें मैच नहीं होता। ठीक है, अगर मैच नहीं होता तो हम उससे क्या करते हैं, जो जितना पैसा मैच नहीं हुआ, ये मानिए कि जैसे डेबिट में 40,000 आया, ठीक है, और क्रेडिट में जो हमारा पैसा गया है क्रेडिट वाला, उसमें आ गया 38,000, तो 2,000 रुपये गायब है ना। 2,000 रुपये का पता नहीं है, तो हम उस 2,000 को क्या लिख देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में लिख देते हैं। जब मैच नहीं होता है, जो मैच नहीं होता आपका डेबिट और क्रेडिट वाला, तो उसे सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं, और उसमें सस्पेंस अकाउंट में हम उसे लिख देते हैं। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि भाई कि कहाँ पैसे गए या नहीं गए। ठीक है, इसका कुछ नहीं पता कि कहाँ से इतना पैसा आया है और कितना पैसा कहाँ चला गया, तो इसे हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो उसके लिए देखो जो हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती है, उसके लिए हम लोग किस पे ध्यान देते हैं। देखो आपका शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से पहला बनाना होता है। ठीक है, याद रखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी भी बनाओगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से बनती है। ठीक है, अब दो तरीके की स्टेटमेंट बनती है आपकी, एक तो इनकम स्टेटमेंट बनती है, दूसरी बनती है आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट पी एंड एल अकाउंट होता है। पी एंड एल अकाउंट मतलब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, हानि और मुनाफे वाले अकाउंट का बनता है। ठीक है, इनकम अकाउंट हमेशा आपकी साल के आखिरी दिन बनाई जाती है। जैसे ट्रायल बैलेंस शीट होती है, वैसे इनकम स्टेटमेंट जो होता है वो आपके साल के आखिरी में बनाई जाती है। साल के आखिरी में बनाने जाने वाली दो अभी तक बात कर चुके हैं, ट्रायल बैलेंस और इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है, एक एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब कितने आपकी संपत्ति है, कितनी देनदारी वाला अकाउंट होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट पे कंपनी की हालत बताती, स्थिति बताती है कि भाई कंपनी की हालत कैसी है, मरी गिल्ली है या अच्छी है। मतलब कि जैसे आपने बैलेंस शीट निकाली, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने आज की बैलेंस शीट निकाली कंपनी की। ठीक है, साल की नहीं, ये आज की है, तो आज की पॉइंट पे ये बताएगी कि भाई कंपनी की हालत कैसी है, कि ये प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है। ठीक है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैंने एक एग्जांपल लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा होता है, एक साइड आपका ग्रॉस लॉस लिखा होता है और एक साइड ग्रॉस प्रॉफिट लिखा होता है। जहाँ ग्रॉस लॉस है उसमें एक्सपेंसेस आते हैं। ग्रॉस लॉस जहाँ पे लॉस वर्ड है उसके नीचे सारे एक्सपेंसेस, मतलब कितना खर्चा आपने किया है। ठीक है, प्रॉफिट मतलब कितनी आपकी आमदनी हुई है, कितना आपने कमाया है। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हमने एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स पढ़ा था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स पढ़ा था, जिसमें लिखा उसका ये फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक मतलब स्टार्टिंग में जब हमने अपना स्टॉक मार्केट में उतारा था, जब उसकी प्राइस खोली थी तब प्राइस क्या थी, प्लस परचेज नेट मतलब खरीदारी उस पर कितने की हुई थी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कि जो हमारा लेबर का खर्चा हुआ, सामान का खर्चा हुआ वगैरह, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की जब बंद हुआ वो स्टॉक, जब खत्म हुआ तो उसकी कीमत क्या थी, इससे हमारे को क्या पता चलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। ये खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ये लिख लेना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे निकाला जाता है। ठीक, इसके बाद आगे हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत बार यूज भी होने वाला है। डेप्रिसिएशन में हालांकि इसको आगे बार बार नहीं बताऊंगा, एक जनरली टर्म है,
तो जहाँ डेप्रिसिएशन आप वर्ड सुने हैं उसका मतलब सीधा सीधा यही है कि पैसे की गिरावट, किसी भी वस्तु की पैसे की गिरावट को डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपकी 1 साल पहले कितने की थी, 70 रुपए की थी, 1.25 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल। और वही आपने 1 साल बाद खरीदी और कुछ कंपनी में हो गया, तो जो 70 रुपए की बोतल 65 रुपए में मिल रही है, तो जो 5 रुपए का कमी हुई है उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन, मतलब पैसे की गिरावट। ठीक है, ये हमेशा आपका जितने भी डेप्रिसिएशन थी, सुनिए, मूल्यह्रास, हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास, ये हमेशा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे ही लगती है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं, वो संपत्ति जिसे हम छू सकें, ये उन पे ही लगती है। ठीक है, छूने वाली चीजें काफी सारी हैं, जैसे आपका बाइक, कार, ट्रक, फर्नीचर, लैपटॉप, फोन, वो सारी की सारी आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं। जो आप सामान छू सको, खरीद सको, वो सारी टेंजिबल एसेट्स है और उन पर डेप्रिसिएशन लगती है। पर एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लैंड मतलब जमीन। जमीन पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगती, क्योंकि जमीन की कीमत हर दिन बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन जो है, अगर आपने आज जमीन ली है तो 10 साल बाद बेचेंगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी। पर अगर आपने जैसे आज फोन लिया है 20,000 का, तो 10 साल बाद उसकी कीमत सिर्फ 1-1.5 हजार रह जाएगी। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा, आप यूज करते रहोगे, घिस जाएगा। पर लैंड के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, लैंड की कीमत बढ़ती ही रहती है। तो लैंड ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसका डेप्रिसिएशन नहीं होता है। ऐसा ही टेंजिबल एसेट है, पर बाकी सारे टेंजिबल एसेट जो है वो धीरे धीरे समय के साथ खराब हो जाते हैं और उनका जो प्राइस है वो घट जाता है और उनको डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम डेप्रिसिएशन क्या क्यों करते हैं। ठीक है, तो हमारे को डेप्रिसिएशन से पता चलता है कि मूल्य का जो परिणाम है उसका पता लगता है। ठीक है, वित्तीय स्थिति का सही और उचित मूल्य प्रस्तुत करने के लिए यहाँ डेप्रिसिएशन करते हैं। संपत्ति के परिस्थापन के लिए धन जमा करना। ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन क्या है कि आप मानिए कि आपने 1 करोड़ की 10 साल के लिए मशीन ली। ठीक है, यहाँ पे हमने थर्ड पॉइंट लिखा है ना, संपत्ति के परिस्थापन के लिए धन जमा करना। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन देखो, यहाँ पे हम एक केस लेंगे कि हमने 2010 में 1 करोड़ की मशीन ली। ठीक है, हमने क्या कहा कि ये 10 साल तक चलेगी। ठीक है, आप बात समझिए, हमने ये कहा कि 10 साल तक चलेगी 1 करोड़ की मशीन। 1 करोड़ नहीं, चलिए 1 लाख ले लीजिए। ठीक है, तो 10 साल बाद वो खराब हो गई मशीन। ठीक है, 10 साल बाद वो 1 लाख की मशीन आपकी खराब हो गई। जब हमने 2020 में नई मशीन लेने गए तो वो पता चला जो हमने 1 लाख रुपए की 2010 में ली थी, आज वो 1 करोड़ की है। 1 करोड़ नहीं, वो मान लीजिए 15 लाख की है, 20 लाख की मान लीजिए, दुगनी है। तो भाई कंपनी अचानक से 20 लाख देने में तो भाई बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे 2010 में हमने 1 लाख की मशीन ली, तो जो उस मशीन से हमारे को प्रॉफिट हुआ, ठीक, जो उस मशीन से प्रॉफिट हुआ, देखो जो हमने 10 साल पहले मशीन ली थी 1 लाख की, उसमें उसने क्या कहा कि भाई तुम ये मशीन ले लो, 10 साल में तुम्हारे को 1 करोड़ रुपए कमा के देगी। तो वो जो हर साल इनकम कर रही थी, हमने उसमें से कुछ हिस्सा पैसा निकाल लिया प्रॉफिट में से, डेप्रिशिएट कर दिया साथ ही साथ, जितना डेप्रिशिएट हुआ कि बाद में जब हम 2020 में मशीन लेंगे तो हम पे उतना प्रभाव ना पड़े, उतना बिल्कुल एक साथ ना लोड ना पड़े कि हमारे को मशीन लेने में दिक्कत हो। तो ये पैसा जमा करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, और हमारा लास्ट पॉइंट है सच्चे उत्पादन की लागत का पता लगाना। ठीक है, इससे हमारे को जितना भी उत्पादन की लागत है उससे पता चलता है डेप्रिसिएशन से। ठीक है, फिर आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसे क्या क्या वजह है जिसकी वजह से जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, मूल्यह्रास का अमाउंट, जो मूल्य है उस पर इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। देखो, पहला कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, डेप्रिसिएशन सबसे पहले किस पे लगता है कि कितने रुपए का हमने सामान लिया, संपत्ति ली। ठीक है, तीसरा आपका यूजफुल लाइफ, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ की मतलब ये जो हमने सामान लिया है वो कितने साल तक ढंग से चलेगी, कितना पैसा, कितना हमारे लिए कारगर मतलब साबित होगी। ठीक है, तीसरा एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, जब बिल्कुल खराब हो जाएगी वो मशीन
तो कितने की उसकी कीमत रह जाएगी। जैसे आपने 1 लाख की 10 साल पहले मशीन ली थी, आज उसकी कीमत 10,000 रुपए, तो वो रेजिडुअल वैल्यू आपकी 10,000 हो गई। पर ली आपने कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी थी, 1 लाख, और एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितनी, 10 साल तक चली है। 10 साल का होता है एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ हो गई आपकी 10 साल। ठीक, अब हम आते हैं P&L अकाउंट। P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये तो आपको पता ही है P&L अकाउंट का मतलब। ठीक है, इसमें दो चीजें होती है, एक तो चार्ज अगेंस्ट, यहाँ पे अगेंस्ट की जगह अगेन लिखा है, यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है कि खर्चे को P&L अकाउंट में कम करते रहना। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो हमारा प्रॉफिट हुआ, मानिए कि आपका इस साल प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ का, ठीक है, पर हमारा खर्चा हुआ साथ ही साथ 10 लाख का, 10 या 50 लाख मान लीजिए। कंपनी के साथ जो खर्चा हुआ, हमारा जो एक्सपेंस हुआ, सैलरी वगैरह जो हमने दे दी या फिर मरम्मत करवाई, जो भी एक्सपेंस हुआ उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल कम करते रहते हैं। जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से हम घटाते रहेंगे, या फिर जो भी हुआ प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो बैलेंस बनता है उसमें से हम घटाते चले जाते हैं। एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितनी हमारी इनकम हुई है, ठीक है, मानिए कि हमारी इनकम 1 करोड़ की हुई है, और एक्सपेंडिचर क्या हुआ, जो हमने एक बार लागत लगाई थी। ठीक है, जितना सारे इनकम और जितनी हमने एक्सपेंडिचर, मतलब 30, मान लीजिए हमारा बिजनेस 30 साल तक चला, पर बिजनेस 30 साल से पहले जब हमने स्टार्टिंग में किया था, जो हमने एक्सपेंडिचर किया था, तो जो खर्चा किया था एक बार, मान लीजिए वो हमने 10 करोड़ रुपए का कंपनी शुरुआत में पैसा लगाया था। ठीक है, और 10 साल बाद उस कंपनी ने हमारे को 30 करोड़ रुपए कमा के दिए। ठीक है, तो जो ये हमने स्टार्टिंग में 10 करोड़ लगाया था, और अब जो 30 करोड़ आया है, हम इससे माइनस करते हैं। ठीक है, यही होता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और बचे हुए पैसे जो होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमने एक्सपेंडिचर करने की वजह से 20 करोड़ रुपए हो गए, तो हम इसे अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब आगे की इन्वेस्टमेंट में, या फिर कहीं पे जैसे मशीन लेनी हो तो वहाँ पे जो बचे हुए पैसे हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, फिर हम आगे आते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत है। ठीक है, तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने में, अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंपनी एक्ट 2013 के 13 ये कहता है कि हमारे को डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत है। देखो, चार्ज करने की जरूरत है डेप्रिसिएशन, वो कौन कहता है, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे को हर मशीन के अलग अलग डेप्रिसिएशन होगा। देखो, तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंपनी एक्ट ये बोलता है हर चीज का अलग अलग डेप्रिसिएशन करो, एक साथ डेप्रिसिएशन नहीं करो, हर चीज का अलग अलग डेप्रिसिएशन करो, मतलब हर चीज का अलग अलग मूल्य धीरे धीरे घटाओ। ठीक है, जैसे एयरक्राफ्ट है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट इतना बड़ा होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। देखो, उसमें तुम्हारा मोटर होता है, ठीक है, इंजन होता है, उसकी बॉडी होती है, उसमें चेयर होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम एयरप्लेन का 10 करोड़ का एयरप्लेन, तो 10 करोड़ के एयरप्लेन पे हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग उसके अंदर जो पार्ट है, उसके जो छोटे छोटे पार्ट है, जैसे आपका चेयर हो गया, उसकी विंडो हो गई, उसका बॉडी हो गई, दरवाजा हो गया, अंदर टीवी हो गई, एसी हो गया, इन सब पे हम धीरे धीरे डेप्रिसिएशन करते हैं। ठीक है, अलग अलग डेप्रिसिएशन करेंगे, एक ही साथ एक ही बार में डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डेप्रिसिएशन करेंगे। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी एक्ट बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है कि अलग अलग आपको डेप्रिसिएशन करना है, किसी भी चीज का एक साथ डेप्रिसिएशन नहीं करना। देखो, डेप्रिसिएशन एक टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, याद रखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है डेप्रिसिएशन। ठीक है, और एक ये नॉन कैश एक्सपेंस भी है। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस मतलब कि भैया ना कैश आता है ना कैश जाता है। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस का है, ये टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस है, इसमें ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। कैसे? क्योंकि हमने एक ही बार में 1 लाख रुपए की मशीन खरीद ली थी, और धीरे धीरे हम 10 साल के लिए 10,000 रुपए घटा रहे हैं। ठीक है, तो जो हम घटा रहे हैं उसमें हम कैश क्या दे रहे हैं क्या किसी को? नहीं दे रहे, वो धीरे धीरे अपने आप ही टाइम के साथ कम होता जा रहा है, और ना इसमें हमारा कैश आ रहा है ना, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक, इसे सिंकिंग फंड भी कहते हैं।
धीरे धीरे जो पैसा कम होता चला जाए, कम मतलब एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाए। ठीक है, अभी हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग वाली बात करी थी थोड़ी देर पहले की कॉस्ट पे, मतलब जो लागत है। ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि जैसे किसी ने कंपनी में मशीन खरीदी, ठीक है, वो मशीन आई तुम्हारी 10 करोड़ की, सॉरी 1 करोड़ की है। ठीक है, और जो मशीन लगाने वाला आया, जिसने मशीन लगाई आपकी कंपनी के अंदर, उसने कहा कि भाई हम 5 लाख रुपए और लेंगे, तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए की वो मशीन पड़ेगी, वो उसे कहेंगे हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ठीक, और फिर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, आपको पता है कि वो मशीन कितने साल तक चलेगी। ठीक, और उसके बाद से उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी बची है 10 साल बाद। तो हम एक ये देखो, डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू डेप्रिसिएबल अमाउंट अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब डेप्रिसिएशन निकालते हैं हम सालाना का, कि हर साल कितनी पड़ेगी। तो ये एक फॉर्मूला है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। डेप्रिसिएशन अभी मूल्यह्रास आपने लिखा ही था, मूल्यह्रास बराबर है आपके मूल्यह्रास मूल्य पर और उसकी कितने साल की जिंदगी है उस पर, डिवाइडेड बाय कितने साल की जिंदगी है। ठीक है, अब एक इसमें क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्योंकि क्या पता है इस बार क्वेश्चन आ सकता है ये। तो देखिए रेजिडुअल वैल्यू कितनी है कि 10 साल बाद, मतलब कुछ टाइम बाद, एक क्वेश्चन है कि 10 साल बाद, 5 साल बाद काम, 5 साल तक उसने कंपनी मशीन ने काम किया, कितने साल काम किया 5 साल। देखो ये लिखा है 5 ईयर्स। ठीक है, उस मशीन की कॉस्ट कितनी थी 1,10,000। ठीक है, और 5 साल बाद उसकी कीमत कितनी बची है सिर्फ 10,000। तो पहले हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएबल अमाउंट निकालेंगे, मतलब मूल्यह्रास की कीमत निकालेंगे, कितनी होगी 1,00,000 में से आप 10,000 को माइनस कर दो। ठीक है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, 10,000 को 5 साल से, मतलब रेजिडुअल वैल्यू से, डेप्रिसिएबल अमाउंट अपॉन डिवाइड करोगे रेजिडुअल वैल्यू से, तो 5 करोगे तो कितना बचेगा 20,000। तो 20,000 सालाना आपको 5 साल के लिए डेप्रिसिएशन उस मशीन पे करना पड़ेगा। मतलब आप अपने अकाउंट में हर साल 20,000 रुपए लिखते रहोगे कि इतने का डेप्रिसिएशन हो रहा है, इतने का हमारे को कीमत कम करनी है, माइनस करोगे 20,000 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, मूल्यह्रास के 3 तरीके हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल में, कि रिटर्न डाउन मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मैं वापस आपको बता देता हूँ। जैसे 10 लाख का आपका था, ठीक है, 10 लाख की मशीन थी, उसमें आपका हर साल का डेप्रिसिएशन हो रहा है 10% का, है ना। तो 10 लाख पे 10% क्या हुआ 1,00,000। तो 1,00,000 माइनस करेंगे तो अगले साल उसकी कीमत कितनी रह जाएगी, कितनी रह जाएगी 9 लाख रुपए। ठीक है, 10 साल का देखिए, 2010 में आपने 10 लाख की खरीदी थी, अगले साल उसका 10% कीमत घट गई, तो बची हुई 2011 में कीमत कितनी हुई 9 लाख रुपए, क्योंकि 10% आप निकालोगे 10 लाख का तो 1,00,000 होगा, तो वो 9 लाख। तो हम लोग जो डेप्रिसिएशन 2011-12 वाले में करेंगे तो उसमें 9 लाख पे नहीं करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड पे हम 10 लाख वाले पे ही करेंगे। तो फिर 1,00,000 कम हुआ, तब 9 लाख में से 1,00,000 कम करोगे तो 8 लाख। तो ऐसे ही हर साल आप 1-1 लाख रुपए कम करते रहोगे, एक टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, 10 साल में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और उसका जो ग्राफ बनेगा, देखिए ग्राफ बिल्कुल सीधा बनता है। ये लाइन देख रहे हैं, ये ग्राफ के अंदर एक बीच में लाइन देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेथड है आपका डेप्रिसिएशन निकालने का, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इसे हम दूसरा नाम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या कहता है कि डिमिनिशिंग बैलेंस और रिटर्न डाउन मेथड एक ही है, आपको दोनों पूछ सकता है, दोनों मतलब कोई भी नाम इनमें से ले सकता है, एक इंसान के 2 नाम है एक तरीके से ये। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन बैलेंस मेथड में क्या है कि 10 लाख की आपने मशीन ली, ठीक, उसका डेप्रिसिएशन कितना हो 10%, तो कितना घट गया 1,00,000 घट गया, तो बचा कितना 9 लाख। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि 10 लाख पे हम 2011 में वापस नहीं लगाएंगे, इसमें हम 9 लाख पे डेप्रिसिएशन 10% का लगाएंगे। तो अब जब 2012 में उसकी कीमत कितनी बचेगी 8,10,000 रुपए। ठीक है, तो ऐसे ही हर साल उसका जितनी लागत आएगी, मतलब जैसे 8,10,000 आई, फिर उसके बाद से कुछ आएगी, फिर कुछ आएगी,
तो वो उस अमाउंट पे डिप्रिसिएशन होगा। तो मतलब उसकी जो वैल्यू है वो एक ही मतलब एक कंसिस्टेंट मतलब जो एक ही अमाउंट था वो नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे 10% कम होता रहेगा। तो ऐसे ही होता है कि 1 लाख से धीरे 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 वो कम होता है टाइम के साथ। तो उसका जो ग्राफ बनता है बिल्कुल इंक्लाइन बनता है, बिल्कुल टेढ़ा सा नीचे की साइड आता है। ठीक है, फिर आता है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, कि हमारी धीरे धीरे जो हम उत्पाद कर रहे हैं वो कितनी उत्पादन धीरे धीरे कम हो रही है, कैसे कम हो रही है, वो होता है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इस साल हमारी उत्पादन हुई है 10 करोड़ की, अगले साल हो गई तुम्हारी 8 करोड़ की, फिर हो गई कम हो गई। तो ऐसे धीरे धीरे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कुछ याद होगा नहीं इसका। ठीक है, पर आप याद रखो कि 3 टाइप के मेथड होते हैं। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होता है कि प्रोडक्शन में आपका डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, मतलब जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसमें धीरे धीरे कमी आना, वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है। ठीक है, पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट, जब इनकम टैक्स विभाग वाले होते हैं वो क्या कहते हैं, आप अपना कंपनी का जो अकाउंट बनाओगे, ठीक है, उसमें जो मेथड यूज करोगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करोगे। जो डेप्रिसिएशन में मेथड डेप्रिसिएशन लगाओगे जब अपनी कंपनी के अकाउंट में, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करोगे, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करोगे। पर इनकम टैक्स के टाइम पे जितनी पावर कंपनीज है, मतलब जो बिजली विभाग वाली कंपनी है जो बिजली प्रोवाइड करती है, उनके लिए अलग मेथड होता है इनकम टैक्स को डेप्रिसिएट करने का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पावर की कंपनी है, ठीक है, तो इसमें कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड लगेगा। तो इसमें आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड नहीं लगेगा। याद रखिएगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड नहीं लगेगा। इसमें आपका शायद स्ट्रेट लाइन मेथड भी लग सकता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड भी लग सकता है, पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एमोर्टाइजेशन, ऋण मुक्ति। ठीक है, ऋण मुक्ति हम बात करते हैं। एमोर्टाइजेशन क्या होता है, ये भी एक डेप्रिसिएशन ही होता है, पर ये एक इंटेंजिबल एसेट पे होता है। इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं, जिसे आप छू ना सको। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, जिसे आप छू ना सको। तो ऐसे छू ना सके वाले आपकी संपत्ति कौन कौन सी हो गई, वो आपकी हो गई क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट हो गई, ठीक है, गुडविल हो गई, ठीक है, आपकी क्या कहते हैं पेटेंट हो गई, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं इक्विटी हो गई, मतलब स्टॉक मार्केट में जो आपका स्टॉक है, ठीक है, आपकी गुडविल है, ये सारी आपकी इंटेंजिबल एसेट हैं जो आप ही की हैं। ठीक है, पर आप उसे छू ना सको, वो छूने वाली है ही नहीं, पर वो आपकी हैं। उस टाइप की चीजों पे जब डेप्रिसिएशन होता है तो उस टाइम पे हम वर्ड यूज करते हैं ऋण मुक्ति या फिर एमोर्टाइजेशन। ठीक है, क्या यूज करते हैं, ऋण मुक्ति या फिर एमोर्टाइजेशन। ठीक, अब डिप्लीशन, डिप्लीशन भी एक डेप्रिसिएशन ही है, पर इसे आप एक एग्जांपल से समझे कि जैसे एक जगह पर आपको पता है कि 10,000 टन सोना निकलेगा, सोना नहीं कोल, सोना तो यार बहुत बड़ी बात हो गई, 10,000 टन कोल निकलेगा। ठीक है, आपने इस साल निकाल लिया उसमें से 100 टन, ठीक है, तब कितना टन बचा है, 10,000 टन में से आपने 100 टन निकाल लिया या 1,000 टन निकाल लिया, तो 9,000 टन बचा। अगले टाइम पे आपने क्या करा, 10,000 में से मतलब जो 9,000 बचा उसमें से आपने अगले साल निकाल लिया 150। तो धीरे धीरे जो रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्स है, उसमें कमी आने को हम कहते हैं डिप्लीशन। ठीक है, ये भी एक टाइप का डेप्रिसिएशन ही होता है, मूल्यह्रास होता है, पर ये रक्तीकरण होता है, आपका नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूज होता है। ठीक है, अक्रूवल अजम्पशन, खैर इसकी मैं क्या बात करूँ, ये लास्ट टाइम हमने बताया ही था। तो ये आपको रिवीजन के लिए आपको मैंने अक्रूवल अजम्पशन डाला है कि आप याद कर सकें कि अक्रूवल अजम्पशन क्या होता है। ठीक, फिर हम आते हैं प्रोविजन। प्रोविजन किसे कहते हैं, प्रावधान को। हिंदी में इसका मतलब होता है प्रावधान, मतलब देनदारी पर, देनदारी देना पर कितनी देना ये नहीं पता होता है। ठीक है, मतलब लायबिलिटी, मतलब आपको पैसे चुकाने हैं, ठीक है, पर कितने चुकाने हैं ये आपको नहीं पता भाई, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोविजन। ठीक, ये एस्टिमेटेड होता है, मतलब कि भाई हम शायद हमें चुकाने हों, जैसे कोई इसमें हम ले लेते हैं
कि केस है, ठीक है, हम केस इसमें लेते हैं, केस का एग्जांपल, जैसे कोई केस है, क्या पता हमारे को 1 लाख रुपए चुकाने हो, क्या पता हमारे को 5 लाख रुपए चुकाने हो, या फिर क्या पता हमारे को 3 लाख रुपए चुकाने हो। तो हमारे को नहीं पता होता है, पर हमारे को ये होता है कि हाँ हमें पैसे चुकाने हैं, देनदारी चुकानी है, तो उस टाइप की चीजों को हम कहते हैं प्रोविजन। दूसरा टर्म आता है लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी भी आपकी देनदारी होती है, पर इसमें हमारे को पता होता है कि हमारे को कितना चुकाना है, ठीक है। जैसे कि आपने किसी से सामान लिया 1000 रुपए को, तो आपको पता है कि मुझे 1000 रुपए से चुकाने हैं, पर आपको प्रोविजन में नहीं पता होता कि कितना चुकाना है। तो इसमें एस्टिमेटेड होता है लगभग, और डिटरमाइंड मतलब इतना। एस्टिमेटेड मतलब लगभग इतना देना है, और डिटरमाइंड का मतलब होता है आपका कि इतना देना है, बिल्कुल यही अमाउंट देना है, ठीक है। फिर आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब हो, बैड डेट्स हम किस में शो करते हैं, पीएनएल अकाउंट में चार्ज करते हैं। पीएनएल अकाउंट आपका क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ठीक है, उसमें हम लोग इसे चार्ज करते हैं, ठीक। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है कि जो आपके पैसे मरने वाले हैं, ठीक है, पर कितने मरने वाले हैं ये नहीं पता। जैसे आपको आपने किसी को सामान दिया, ठीक है, उसने 10,000 का सामान लिया, और उसने आपको 5,000 रुपए दे दिए, और उसे 5,000 रुपए और देने थे, ठीक, पर वो 5,000 में से कितने रुपए देगा ये आपको नहीं पता। तो ये हो गया प्रोविजन ऑफ बैड डेट, मतलब आपको नहीं पता कि भाई जो 5,000 रुपए मुझे मिलने थे उसमें से कितने मिलेंगे और कितने डूबेंगे। जो डूबने वाले पैसे हैं उसे हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहते हैं, ठीक है, और इसे हम पीएनएल अकाउंट में चार्ज करते हैं, मतलब पीएनएल अकाउंट में से घटाते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में से, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक, हमारा लास्ट टॉपिक है, पूरा थ्योरेटिकल था, तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होता है, प्रॉफिट में से कुछ पैसे को साइड में रख लेना, जिसकी वजह से हम उसे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। देखो तो मैंने डायरेक्ट से हिंदी में ही लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ पैसा, कुछ हिस्सा निकाल कर अपने पास रखना कि हाँ इस हिस्से को हम भविष्य में किसी यूजफुल वे में, मतलब किसी काम में हम इसे इस्तेमाल कर सके, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, ठीक है। रेवेन्यू रिजर्व आपके जो नॉर्मली रिजर्व में से, प्रॉफिट में से होता है, ठीक है, जो आपकी इनकम में से हो रहा हो, ठीक है। कैपिटल रिजर्व मतलब आपने जो कीमत लगाई थी, ठीक। कैपिटल रिजर्व आप ऐसे समझिए कि जैसे आपका कंपनी का कोई कुछ था, ठीक है, कोई पार्ट था, वो आपने 3 लाख की खरीदी थी, कल वो 4 लाख की बिकी है, ठीक है। तो जो 4 लाख में से 1 लाख रुपए आए हैं, उस 1 लाख रुपए में से आपका निकाल के क्या कहते हैं, इसे रिजर्व कर देना, उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व। और रेवेन्यू रिजर्व इनकम में से निकाल कर आपका रिजर्व करना है, ठीक। तो आज की क्लास इतनी होती है, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।